हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2025 बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है और आप लोगों का जो है मैथ में रिवीजन क्लास चल रहा है और इसके साथ साथ हम आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में हूबहू आने वाले हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो हूबहू बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आप ऐसे क्वेश्चनों को हल करके 90 प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चन को जो हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। जैसा कि हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम 306 657 इक्वल टू 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। जरा आप ध्यान देंगे, हमें दो नंबर मालूम है। कौन कौन से? 306 और 657। फर्स्ट नंबर हमारा है 306 और दूसरा नंबर हमारा 657 है और उसका हमें यह सीएफ दिया हुआ है 9। और इन दोनों नंबरों का हमें क्या ज्ञात करना है? इसकी सहायता से इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और आप जो है अधिक से अधिक अंक पाने के लिए ऐसे क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे प्रश्नों को देखते रहिए, उसका रिवीजन आप लोग लगातार करते रहिए। तो देखिए, हम इसे बताते हैं आपको किस तरह से इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जैसा कि देखते हैं, हमारा जो है पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। तो हम यहां पे लिख सकते हैं n1 इक्वल टू 306 और n2 इक्वल टू 657। अर्थात पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या क्या है? 657 हमें दिया हुआ है। हमें एचसीएफ मालूम है। एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ मालूम है। कितना दिया हुआ है? 9। और हमें ज्ञात करना है क्या? एलसीएम। किसका एलसीएम? 306 और 657 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ठीक। और इस तरह क्वेश्चन लगातार आपको मिलते रहेंगे बोर्ड एग्जाम पे। तो देखिए, तो जैसा कि हम जानते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक ना? हम जानते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अर्थात यहां पे हम लिखे एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू n1 इंटू n2। इसका मतलब हुआ एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक। एचसीएफ आप देखिए, एचसीएफ आपको मालूम है 9 इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या क्या है? पहली संख्या में दिया हुआ है 306 और दूसरी संख्या में मालूम है 657। ठीक। चलिए, तो एलसीएम इक्वल टू एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 306 गुणे 657 बटे 9। यहां पे गुणे के रूप में है तो 9 यहां बटे हो जाएगा। अब 9 से हम किसी को इसमें डिवाइड कर सकते हैं। हम 306 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो 9 त्रिक 27 3 बार, बचा 3, 9 चौके 36। अर्थात जो है 306 को 9 से हम 34 बार में डिवाइड किए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल टू 34 गुणे 657। एलसीएम इक्वल टू 34 गुणे 657 और 657 में 34 का गुणा करेंगे, हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। हम यहाँ पे कर ले रहे हैं 657 में 34 से गुणा कर रहे हैं। 4 सत्ते 28 की 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20, 2 22 की 2 हासिल लगा 2, 4 छंग 24, 2 26। फिर 3 से करते हैं, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल लगा 2, 3 पंजे 15, 2 17 की 7 हासिल लगा 1, 3 छक 18, 1 19। जोड़ेंगे 8, 2 1 3, 6 7 13 की 3 हासिल लगा 1, 9 2 11 12 2 हासिल लगा 1, 1 1 2। अर्थात हमारा एलसीएम कितना प्राप्त हुआ? 22,338। 22,338 और यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। तो इसे आप लोग नोट करिए। और जो है ऐसे क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आपको अंक भले ही चेंज किया हो लेकिन इस तरह क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और इसका आप रिवीजन
करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए इसे नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, अब अगला एक नया क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं। तो हम देख रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन जो है लगातार बोर्ड एग्जाम पे आते रहते हैं। 2025 में आने की जो है पूरी संभावना है। अंक यहाँ चेंज करके दे सकता है, लेकिन इसी तरह से आपको करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए आप इसे देखिए। तो इसे जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। हम पहला देखते हैं 156, और दूसरा हमारा दिया हुआ है 3825। तो आइए 156 का हम जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले 156 किससे डिवाइड होगा। हम देखते हैं 156 के इकाई का अंक 6 है, अर्थात वह सम है, तो वह 2 से संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं और 2 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 सते 14, यहाँ पे 1 बचा और इधर आके 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर हम देखते हैं इसका लास्ट डिजिट अर्थात इकाई का अंक 8 है। यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा यहाँ 2 नवा 18। अब हम देखते हैं इकाई का अंक हमारा 9 है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो हम 3 से इसे चेक करते हैं। तो 3 से करेंगे हम, तो हम देखते हैं 3 1 का 3 और 3 3 का 9। लास्ट में हमारा आया 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए हम 13 को 13 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 और 13 1 का 13। अब हम इसके बाद रुक जाते हैं जब हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक, तो आपको जो है बिना समय गवाए ऐसे क्वेश्चनों को करना है। आपको मेथड मालूम होना चाहिए कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी। हम इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे कि 2 से 3 से 4 से 5 से सारी संख्याओं से विभाज्यता की जांच के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 0 2 4 6 8 हो, तो वह संख्या किससे डिवाइड होगी, 2 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाती है। ठीक ना। तो इस तरह से आपको मालूम होने चाहिए, जिससे आप जो है बिना समय बर्बाद किए और फटाफट इसे जो है इसका फैक्टर कर पाए। तो 156 का फैक्टर हम देखें, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3825। 3825, तो 3825 को हम देखते हैं, इसका लास्ट डिजिट अर्थात इकाई का अंक 5 है। यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, 3 से चेक करते हैं। 3 से विभाज्यता की जांच होती है यदि जो है दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वह संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3, हम अगर जो है इसे जांच करें, 3 + 8 + 2 + 5, 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, अर्थात 18 3 से क्या है, डिवाइड हो जाएगा। 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम 3 से जो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 3 1 का 3, फिर जो है यहाँ क्या बचा, 8 आया उतारे, 3 दूना 6, इसमें बचा 2 और 2 यहाँ जाके 22 हुआ, 3 सते 21, 1 बचा, 3 बचे 15। ठीक, फिर संख्या जो हम देखते हैं 3 से फिर डिवाइड हो जाएगी। 3 से हम डिवाइड करते हैं, 3 चौक 12, यहाँ पे 7 है, 7 उतारेंगे, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 बचे 15। ठीक, अब देख रहे हैं 4 2 6 5 11, टोटल इसका एक योग आ रहा है 11, 11 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे हम 5 से चेक करते हैं। तो इकाई का अंक 5 है, तो 5 से 5 उठे 40 और 5 उठे 40, 2 बचा, 5 बचे 25। ठीक, फिर देखिए 5 से इसे डिवाइड करते हैं, 5 1 का 5, 3 बचा, 5 सते 35। अब हमारा आया 17, और जैसा आप जानते हैं 17 एक अभाज्य संख्या है और 17 केवल 17 से ही डिवाइड हो सकती है और किसी भी संख्या से नहीं। तो हम यहां लिखते हैं 17 और 17 1 का 17। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसे हम लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक ना।
3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए 3 दो बार है तो 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17। इसे इस तरह से भी कर सकते हैं और इसमें भी आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि 2 दो बार है 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। दोनों तरह से आप उत्तर दे सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से, जैसे भी। अगर ऑप्शनल है, देखिए ऑप्शनल है और इस तरह से उत्तर दिया है तो हम ऐसे भी टिक मारेंगे, या जैसे भी दिया हुआ है चाहे जिस तरह से उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको निश्चित है मिलेंगे। और बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक अंक पाने के लिए ऐसे क्वेश्चन का आप रिवीजन करते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए। लगातार रिवीजन करने से क्या होता है, देखिए हम जब किसी रास्ते पर हमेशा जाते हैं, डेली जाते हैं, तो हमें उस रास्ते को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप हमेशा अपने घर जा रहे हैं, डेली आप अपने घर जा रहे हैं, तो आपको जो है रास्ते की कोई जो है जानकारी होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप उस रास्ते पर चले जाएंगे, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आप कंटिन्यू रोज आप क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि यह संख्या किससे जो है डिवाइड होगी और यह संख्या किससे डिवाइड नहीं होगी। और आप बहुत ही कम समय में बिना अपना समय बर्बाद किए बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। चलिए तो इसे नोट करिए। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देख रहे हैं निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद दिए हैं, उनके हमें शून्य ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे जिसमें आपको जो है द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप आप जानते हैं क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद का क्या है, मानक रूप है। हम देखते हैं यहाँ पे ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है क्या है एक्स का गुणांक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का जो है हमें शून्य ज्ञात करना है। और इसका शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका आप गुणनखंड करेंगे। तो देखिए जैसा कि पहला आप देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसका गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे देखिए कोई जो है अचर राशि नहीं है, तो लास्ट में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं, लास्ट में हमारा अंक है 8। और 8 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो। तो 8 का फैक्टर करेंगे अर्थात गुणनखंड करेंगे तो हम देखते हैं 4 दूना 8। और हमें -2 लाना है, तो -2x की जगह आप लिख सकते हैं -4x प्लस 2x। ठीक, -2x की जगह आप लिख सकते हैं -4x और प्लस 2x। इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए इस तरह से 3 पद था और इसमें आपको 4 पद प्राप्त हो गए। अब दो पदों का जोड़ा बना के आप कॉमन लेंगे। इसमें हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर और -4x में, इसमें कॉमन आपका x है, x कॉमन लिए तो यहां मिला हमें x -4। फिर इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब जो है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो हम देखते हैं अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो यहां बचे हमारा x -2 चौके 8। तो इस तरह से हम देखते हैं x -4, फिर दोनों पदों में कॉमन है तो x -4 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचा x प्लस 2। तो इस तरह से हम देखते हैं एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8 का गुणनखंड हम ज्ञात किए। अब इसे शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना है तो इसे हम पहले शून्य के बराबर करेंगे। तो हम लिखते हैं शून्यकों के लिए x -4 बराबर हम शून्य करेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ 4, और x प्लस 2 बराबर शून्य हम करेंगे तो x प्राप्त हुआ हमारा -2। इस तरह से इसके दो शून्य 4 और -2 हमें प्राप्त हुए। कौन कौन से, 4 और -2। इस द्विघात बहुपद के जो है हमें दो शून्य प्राप्त हुए। उसी तरह से हम देखते हैं हमें यहाँ जो है ज्ञात है 6x स्क्वायर -3 -7x, इसका भी हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसे मानक रूप में लिखेंगे, जैसा कि जो है आपको इसी
इसलिए पहले बता चुके हैं द्विघात बहुपद का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो है क्वेश्चन था 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो मानक रूप में हम इसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 6x स्क्वायर, उसके बाद जो है हम x वाला पद लिखते हैं तो हमारा माइनस 7x और क्या यहाँ बचा माइनस 3। ठीक, मानक रूप में हम लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें क्या मालूम है 6 लास्ट में अचर पद हमारा 3। 6 कितने हुए 18 हुए, और 18 से हमें कितना लाना है 7 लाना है। ठीक, 18 7 लाना है तो 18 का फैक्टर करेंगे 2 9 18, और 2 में से अगर 9 हम घटाते हैं तो हमें माइनस 7 प्राप्त होगा। तो माइनस 7x की जगह हम लिख सकते हैं 2x माइनस 9x, क्योंकि 2x में से हम 9x को घटाते हैं तो हमें माइनस 7x प्राप्त होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब इस तरह से हमें 4 पद प्राप्त हुए और हम 2 2 का जोड़ा बना के इसका कॉमन लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे 6x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है। ठीक, तो अंक में हम देखते हैं अंक में 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, और अक्षर में देखते हैं x स्क्वायर है, x है तो x से डिवाइड होगा। तो हम कॉमन ले लिए 2x कॉमन लिए, 2 तिहाई 6 बचा यहाँ पे x, और प्लस 2 एक्का 2 x से कैंसिल। उसी तरह से इसमें कॉमन हम देखते हैं दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, हम लिखे 3 3 त्रिका 9 3x माइनस माइनस प्लस 3 एक्का 3। अब इस तरह से हम देखते हैं इस पद में 3x प्लस 1 है और इस पद में भी 3x प्लस 1 है, तो हम 3x प्लस 1 को क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो 3x प्लस 1 हम कॉमन लिए तो हमारा बचा क्या 2x माइनस 3। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस द्विघात बहुपद का हम गुणनखंड कर लिए, हमें प्राप्त हुआ 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए हम देखते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर उस तरफ ले जाएंगे -1, x बराबर -1/3। उसी तरह से हम इसे देखते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। इस तरह से हमें जो है द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के 2 शून्य प्राप्त हुए। कौन कौन से -1/3 और 3/2, और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए, तो इसे आप लोग नोट करिए और रिवीजन इसका करते रहिए। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन हमारा है अनुपात A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो हम देखते हैं इसमें हम आपको जो है इसका 3 कंडीशन बताए थे। 3 कंडीशन बताए थे कि कब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, कब जो है एक दूसरे के समांतर होंगी और कब समपाती होंगी। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके थे, पहला कंडीशन हमारा था यदि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। पहला कंडीशन हमारा था यदि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी। और दूसरा हम देखते हैं यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक,
रेखाएं समपाती होंगी। और तीसरा कंडीशन एक आपको हम बता चुके हैं, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2 के, ठीक। तो रेखाएं क्या होंगी? तो रेखाएं जो है समांतर, रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। समांतर होंगी, ठीक। तो इस तरह से जो भी हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हम A1/A2 बराबर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और कौन सी रेखाएं परस्पर समपाती होंगी और कौन सी रेखाएं जो है परस्पर समांतर होंगी। तो पहला हम देखते हैं और चलिए इसका हम हल करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें जो है पहला समीकरण हमें दिया हुआ है, इसमें x का गुणांक यहाँ पे देख रहे हैं A1 है, ये B1 है और C1 है, उसी तरह से A2 है और B2 है और C2 है। तो A1 बराबर हम लिखते हैं 5, B1 बराबर हमें ज्ञात है कितना -4 चिन्ह सहित और C1 बराबर 8। उसी तरह से A2 बराबर हम क्या लिखेंगे 7 और B2 बराबर 6, C2 बराबर -9। चलिए हम देखते हैं A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 बराबर 5/7 हमें प्राप्त हुआ। और B1/B2 देखते हैं तो B1/B2 बराबर -4/6। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं इसे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, हमें प्राप्त हुआ -2/3। तो हम देखते हैं यहाँ पे A1/A2 बराबर 5/7 और B1/B2 बराबर -2/3। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए पहला कंडीशन लागू होता है। हम देखते हैं यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अर्थात A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक। क्योंकि इसमें पहला कंडीशन लागू हुआ। अब हम देख रहे हैं, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, जैसा कि A1 हमें क्या मालूम है, A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। यहाँ पे देख रहे हैं A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। उसी तरह से दूसरे समीकरण में आएंगे, A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24, ठीक। फिर हम जो है इसका अनुपात निकालेंगे A1/A2। A1/A2 बराबर हुआ 9/18। इसे हम सरल करेंगे, 9 1 का 9, 9 दूना 18। B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 बराबर 3/6, 3 1 का 3, 3 दूना 6, 1/2 हमें प्राप्त हुआ। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो अगला हम जो है अनुपात निकालते हैं C1/C2। C1/C2 12/24, 12 1 का 12, 12 दूना 24, ये भी हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से देखते हैं तीनों अनुपात हमारा क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों बराबर हैं आपस में तो रेखाएं क्या हैं? रेखाएं परस्पर क्या हैं? समपाती हैं। तो हम लिखेंगे अतः रेखाएं परस्पर समपाती हैं। ठीक। तो चलिए इसे आप लोग नोट करिए और ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए आप रोज हमसे जो है जुड़े रहिए। और जो भी नए बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो भी बच्चे पुराने हमारे देख रहे हैं, हमारे जो है वीडियो को
और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हर आपके मित्रों को जानकारी प्राप्त हो सके और वे 2025 बोर्ड एग्जाम का अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। और 2025 बोर्ड एग्जाम में आप जो है 90 प्लस अंक पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए और ऐसे क्वेश्चनों को देखते रहिए, क्योंकि श्योर है ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलते रहेंगे। चलिए फिर जो है अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, इसे क्लियर करिए।